कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले थे, लेकिन पिछली वीडियो में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद अनेक प्रकार के मतलब कई टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। जस्ट अगली टॉपिक है आपकी कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखिए इसकी हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, अगर इसको देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। इसको आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, जो जितना काम है उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। आपका जो ये कूलम्ब्स लॉ है 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में कूलम्ब साहब ने इसे कूलम्ब्स लॉ नाम दिया। सबसे पहले क्या था कि दो पार्टिकल जिसमें चार्ज हो, दो पार्टिकल रखे हैं और उसमें चार्ज हो, उसके बीच किस प्रकार से फोर्स लगता है उसके बारे में कूलम्ब्स लॉ ने 1785 ईस्वी में 1785 में कूलम्ब साहब ने ये बताया कि दो पार्टिकल के बीच में अगर उसमें चार्ज है, दो पार्टिकल के बीच में किस प्रकार से फोर्स लगता है। तो देखिए आइए हम उसके बारे में जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि when two particle keep r distance, ठीक, when two particle keep r distance, दो पार्टिकल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और पार्टिकल पर चार्ज ऑन पार्टिकल Q1 एंड Q2, दो पार्टिकल रखे गए हैं। सपोज दैट ये रहा और ये रहा, ठीक, दो पार्टिकल रखे गए हैं Q1 एंड Q2। इसमें दो पार्टिकल रखे हैं, इसमें चार्ज कितना है, Q1 है और Q2 है, और इसके बीच जो दूरी है, बीचों बीच जो दूरी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, मीटर मान लीजिए, जो भी हो आप इसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं, ठीक है। हम r मान लेते हैं कि r दूरी पर रखी गई है। ये जो आपका है r दूरी पर रखा गया है और पार्टिकल पर डिस्टेंस r है और चार्ज कितना है, Q1 और Q2 है। तब इस पर लगने वाला फोर्स बिटवीन, यहां लिखेंगे फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो F इक्वल टू कितना होगा, हम एक कंडीशन यहां पर लेते हैं टॉपिक वाइज। देखिए पहला हुआ कि जो फोर्स रहेगा, ये जो आपका फोर्स है, इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, F जो लगेगा वो हमेशा कितना होगा, F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल, यानी यहां प्रोपोर्शनल लगाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल इसलिए लगाते हैं कि F इक्वल टू Q1 एंड Q2, क्योंकि Q1 की वैल्यू बढ़ाने पर, ये Q1 है, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू बढ़ाने पर इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये दूसरा जो है F प्रोपोर्शनल 1/r²। यहां पे क्या होगा कि ये जो आपकी दूरी है, इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, F प्रोपोर्शनल 1/r² के बराबर होगी, ठीक है। और अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए F था F प्रोपोर्शनल Q1 और Q1 एंड Q2 अपॉन r² है, यहां पर r²। अच्छा, ये फार्मूला है, ये फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे कि इक्वल टू F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², यानी यहां पे जो K आ गया, K इज अ कांस्टेंट, K इज अ
कांस्टेंट लिख सकते हैं, k इक्वल टू कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम मान सकते हैं, हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 मानेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 मानेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई। अब इसमें 1 के मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है, ठीक है। यही कूलम्ब्स लॉ ने यही बताया था कि दो पार्टिकल के बीच में किस प्रकार से फोर्स लगता है। और हम क्या देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक। हम इसको हटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आप लोग देखिए क्या है कि जो हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि अपने से भी पढ़ के और यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ के अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका पेपर के लास्ट में आपको आसानी रहेगी पढ़ने में, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि इसका डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस ऑफ यूनिट, पहले यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। क्या था फार्मूला हम लोग का, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। और यहां पे देखते हैं हम Q इक्वल टू कितना होता है, IT होता है, IT, Q इक्वल टू IT हम लोगों ने देखा। तो हम ये देखेंगे कि F इक्वल टू, यानी फोर्स का हम लोग क्या पढ़ा कि फोर्स का होना चाहिए ना, हम लोगों ने 11th में ये भी पढ़ा है कि ये जो यूनिट होती है, इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन हमेशा इक्वल होता है, और यूनिट क्या होगी, हमेशा F की, फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, हमेशा न्यूटन होती है, तो हमको भी ये न्यूटन आना चाहिए। ये F इक्वल टू इतना है, तो हमको हमारा भी जो यूनिट आएगा यहाँ पे वो भी तो न्यूटन आना चाहिए ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं, कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर एक चार्ज रहेगा तो कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट। अगर यहाँ पे डायमेंशंस के बारे में देखें, डायमेंशंस क्या होगी इसकी, तो F का डायमेंशन क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, M_L_T-2 होता है ना। F का डायमेंशन ये होता है, F का डायमेंशन M_L_T-2 होता है, हम लोगों ने देखा है। और यहाँ पे इसका डायमेंशंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले Q1 और Q2 का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। Q का डायमेंशन कितना होगा, A है, A_T, इसका डायमेंशन हमेशा A और T होगा, A ना होगा। अब इसका डायमेंशन क्या करेंगे निकालने के बाद, Q1 और Q2, इसका डायमेंशन कितना, ये कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। कूलम्ब इसका जो होता है, इसका भी कूलम्ब होगा, इसका भी कूलम्ब होगा, और ये जो है ये मीटर में होगा, मीटर और मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया, कूलम्ब स्क्वायर यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो Q1 Q2 है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा कि AT, और इसका हो जाएगा AT। अब Q1 एंड Q2 का डायमेंशन हो जाएगा कि A स्क्वायर T स्क्वायर, इसका डायमेंशन से होगा A स्क्वायर T स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं इसका डायमेंशंस कि F इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का डायमेंशंस कितना होगा, R स्क्वायर का, तो L लेते हैं ना, मीटर को L स्क्वायर लेते हैं, तो L स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसके लिए कि A स्क्वायर T स्क्वायर L-2, ठीक है। इसका डायमेंशन ये लिख सकते हैं। और यहां देखिए क्या है कि F इक्वल टू MLT-2। यहां देखिए Q का डायमेंशन कितना आया हम लोग का, A आया, T आया, AT स्क्वायर हो गया। R का डायमेंशन कितना आया है, R का डायमेंशन L आया, L स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे A स्क्वायर T स्क्वायर L स्क्वायर -2,
ठीक है, ये हम लोग का डायमेंशन आ गया। और हम ये देखेंगे कि अब ये डायमेंशन निकल गया आपका, ठीक है। और हम लोगों ने जो यहां पढ़ा इसको हम हटाकर आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि k की वैल्यू भी आती है। अगर देखिए हम f इक्वल टू यहां पे लिखे थे ना, यहां पे लिखे थे कि f इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यही लिखे थे हम। तो यहां पे इसलिए बराबर देखिए f इक्वल टू mlt-2 होना चाहिए, mlt-2 होना चाहिए। और यहां पे क्या है कि q1 और q2 का डायमेंशन हो गया आपका a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक। और r स्क्वायर का डायमेंशन आपका हो गया कि l स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब यहां पर हम देखते हैं कि f इक्वल टू q1 q2 का डायमेंशन a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, ठीक। अपान में k स्क्वायर में आप हो गया l स्क्वायर, यानी r स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर हो गया इनटू k। अब यहां पर k की वैल्यू जो होती है, k की वैल्यू k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी इसकी वैल्यू जो इतनी मानी ही गई है। ये जो फार्मूला आया k जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो मानी गई है वो जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10 टू पावर 9, इतनी वैल्यू मानी गई k की, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे जो इस एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 ये विद्युतशीलता है, ये भी क्या है, परमिटिविटी है। ये वैक्यूम की परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता है, ठीक है। तो हम इसमें हम क्या करेंगे कि अब यहां पर अगर हम यहां की वैल्यू निकालें, यहां पर वैल्यू रख दें, k की वैल्यू रखेंगे तो यहां से k की वैल्यू को हटाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान रख दी। अब हमको अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालनी हो, एप्सिलॉन की 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम ऐसे लिखें तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 8.85 × 10⁻11, जो भी लिखना आपको हम लिख देंगे। लेकिन अगर हमको निकालनी हो वैल्यू तो किस प्रकार से निकालते हैं वो आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इसलिए बार बार लिख रहे हैं फार्मूला कि आप लोगों को देखकर समझने में आसानी हो, ठीक है। q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब q एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालनी है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तभी निकलेगी जब इसको इधर लाएंगे। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, हम देखिए क्या होगा कि f है यहाँ पे f इंटू r स्क्वायर, ठीक। अब 4 पाई है इंटू 4 पाई, यहां लिखिए अपॉन q1 एंड q2, इसकी वैल्यू यहां पर हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एप्सिलॉन यहां 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो हम लोग को पता थी कि 9 × 10⁻9 होता है, और f की वैल्यू भी पता थी इतनी है, और q1 और q2 के वैल्यू अगर हम कोई मान लेते हैं, ठीक है, हम कोई भी मान लेंगे तो इसकी वैल्यू तो निकल आएगी ना। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4 पाई अपॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन 0 यहां पे हो गया इक्वल टू, यहां पर अगर ये फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू रख दें, उसके बीच जो लगा है आर स्क्वायर की वैल्यू रख दें, 4 पाई की वैल्यू रख दें, और q1 और q2 की वैल्यू यहां पर अगर रखेंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा कि फोर्स हमारा जो लग रहा है, फोर्स कि इसकी जो वैल्यू है अगर निकालना होगा हमारी वैल्यू तो कितनी आएगी पता है आपको कि एप्सिलॉन 0। अब
इसको अगर कांस्टेंट मान ले, इसको हटा दे, तो हमारा क्या बचेगा, f इक्वल टू 1/4 ही बचेगा। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो हमको f यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक, f हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं, ठीक, 1/4 था ना, तो 4 इंटू पाई इंटू एफ। अब हमको निकालना है, तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है ये होता है, ठीक है। के की यूनिट क्या होती है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है, इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा। अगर हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ देखिए, अगर हम डिवाइड इसको करते हैं, इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो 1/4 इंटू पाई इंटू 4 को हटा लेते हैं यहीं से, ठीक। अब मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं, 36 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, इंटू 10⁹ होती है, ठीक। अब यहां से निकालना होगा, अगर अब यहां से आप भी मल्टीप्लाई करिए, अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई है। अगर ऐसे वैल्यू, अगर इसको डिफाइन किया जाता है ऐसे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कि 8 यहां से हम डिवाइड करते हैं तो 8 बच जाएगा, 8 इंटू 8 5 इंटू 10⁻⁻12। तो ये क्या आएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, इसकी ये वैल्यू आएगी। इसको अगर डिफाइन करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारी एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8 इंटू 8 5 गुणे 10 करते हैं -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। आज इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं, तो डायमेंशंस इसकी क्या होगी, एप्सिलॉन जीरो की, इसको पूरा लेते हैं, ठीक। अब इसको पूरा में लेकर हम ये क्या करते हैं कि एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हमारा कितना आया था, एप्सिलॉन जीरो का मान अगर निकालना हो तो ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा ये नीचे हम डिवाइड कर दें कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। अगर हम यहीं से इसको डिफाइन कर दें, तो एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 और Q2 की वैल्यू हम लोग कितना निकाला था, a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक, अपॉन f की वैल्यू कितनी थी, mlt-2, इतना डायमेंशन था ना, और r स्क्वायर की डायमेंशन क्या था, l स्क्वायर। अब इसको अगर इसको हटा देना, अब इसको हटा देते हैं, और यहाँ हम सोचते हैं कि एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा m-1 l-1 l क्यूब हो जाएगा l-3, ठीक, l-3 t-2, ये हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है कहीं, तो हम ये लिख सकते हैं m-1 a स्क्वायर और t स्क्वायर है t-2 है, तो t-2 और t स्क्वायर से t स्क्वायर ये कट गया, ठीक। तो हमारा क्या बचा, m इतना, और कितना बचा, a स्क्वायर t स्क्वायर यहाँ पे था, और यहाँ पे l स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर m हो गया, l क्यूब हो गया, m-1 l-3 और t l स्क्वायर है ना, l स्क्वायर है, यहाँ पर l स्क्वायर है, l क्यूब हो गया, और t-2 है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर क्या होगा t+2, ठीक। अब m-1 हो गया यहाँ पे, और a स्क्वायर हो गया, और t-2 है, t2 है, कटेगा नहीं,
तो t के पावर 4 बचेगा। ठीक, यही इसका डायमेंशन आएगा, यही इसका डायमेंशन। और l क्यूब है तो l माइनस 3, यही इसका डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब समझ में आया। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो q1 q2 अपान स्क्वायर। आप ये बोलेंगे सर ये कैसे आया, ये समझ में फिर यहाँ पर समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक, तो एक बार फिर समझा देते हैं। तो कि जो फार्मूला होता है, फार्मूला को तो लेते ही है f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो q1 q2 अपान r स्क्वायर, ये ले लेते हैं। अगर एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशंस निकालना हो तो ये जो q1 q2 अपान r स्क्वायर, ये इसकी तो वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको जैसे ही हटाएंगे और हम ये देखते हैं कि f इक्वल टू इतना हो गया, एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1/4 इंटू पाई इंटू एफ हो गया यहाँ पे। तो एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होगी अब, तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होगी। ठीक, तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू यहाँ पे जो है, तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करके तो 8.85 गुणे 10 लाते -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर उसका डायमेंशंस के बारे में देखते हैं, इसका डायमेंशंस क्या होता है, तो डायमेंशंस ये होता है, फार्मूला ये हमारा हो जाएगा कि q1 q2 अपान 4 पाई f इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो का। अगर एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालनी हो तो डायमेंशन एप्सिलॉन जीरो हो गया, तो a स्क्वायर t स्क्वायर हम लोगों ने q की वैल्यू, q का डायमेंशन कितना था, q इक्वल टू हम लोगों ने it पढ़ा था यहाँ पे, तो it की वैल्यू क्या होती है, q इक्वल टू at होता है। ठीक, तो a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, q1 q2 है, a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर f का डायमेंशन कितना है, f का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, f का डायमेंशन होता है, और l का डायमेंशन क्या होता है, l स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर, और जो नीचे वाला है वो जस्ट ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यही आपका डायमेंशन आएगा। ठीक है, यही आपका डायरेक्शन आएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए आपके पेपर में जरूर पूछता है। ये 5 नंबर में आप लोगों को दे देगा और बोलेगा कि आप लोगों को ये डिफाइन करना है, तो आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। वहां पे डिफाइन करके आप लोग आराम से जो हम बोले हैं, इस डिफाइन करते समय जो हम बोले हैं उसको आप लोग क्या करिएगा कि उसको लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, जो आपकी मर्जी करे उसमें लिखिएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, और यूपी बोर्ड से है तो आप इंग्लिश में हिंदी में लिख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश चलता है। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले में भी जितने लोग हैं वो लोग अगर चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, वो ये यूपी बोर्ड वाले लोग। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों में तो ये होता है कि इंग्लिश में ही चलता है सब कुछ। अच्छा, और इसके बाद अगर इस पर देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दे देते हैं। अच्छा, अब उसको सॉल्व करते हैं। ये जेई मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम कराते हैं, और पेपर में भी इससे क्वेश्चंस दे देता है कि बच्चे थोड़ा सा उलझ जाए इसमें। अच्छा, इसमें आपका क्वेश्चन तो बच्चों यहां पर जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपका कि ये आपकी जेईई मेंस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो हमने क्या किया कि किताब में तो आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, इसके बाद हम फार्मूला बेस्ड भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक वो दे दे कि कंपटीशन किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। फार्मूला से तो आप यहाँ से पढ़कर जाएंगे तो आराम से पढ़ लेंगे,
फार्मूला से पढ़ के आप कंपटीशन में जाएंगे तो पढ़ के आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे तो आपको कैसे इसमें कंसेप्ट लगाना है, क्या कंसेप्ट है इसको ये समझना कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट को देखिए क्या है यहाँ पे कि 3 चार्ज पार्टिकल, क्वेश्चन ये है 3 चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइंस एज shown in given figure। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसमें ये बताया गया है कि Q1 Q2 फिक्स्ड, Q1 ये जो चार्ज है, ये जो Q1 चार्ज है वो भी फिक्स्ड है, Q2 चार्ज भी फिक्स्ड है, बट ये जो Q3 चार्ज है वो हमेशा मूव कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ऐसे ही मूव कर रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि अगर हम ये देखें कि ये मूव कर रहा है और इसमें पूछा क्या है Q1 Q2 Q3, ठीक है, मान लिया हम दिया गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। हमसे ये पूछा है कि Q1 और Q2 के बीच, Q1 और Q2 के बीच रिलेशन पूछा है। तो हम ये देखते हैं कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 2x, ये पूरी दूरी कितनी है 2x, और जो इसके द्वारा Q1 के द्वारा और Q2 के द्वारा Q3 पर लगने वाला जो फोर्स है, जो फोर्स है यहां पर हम देखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, कि Q1 के F1 F2 F3 F1 एंड F2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा Q3 पर वो क्या होगा, हमेशा 0। कैसे 0 होगा, ये तो मूव कर रहा है ना, स्ट्रेट तो है नहीं, ये चार्ज है बट मूव कर रहा है, मूव करेगा तो इसका और इसका जो फोर्स लगेगा ये दोनों का फोर्स इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये जो F1 है, F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, ये दोनों फोर्स कितना होगा 0 होगा। तो हमसे पूछा है Q3 पर ना, तो हम क्या करेंगे कि दोनों फोर्स निकालते हैं पहले, F1 कितना होगा, F1 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। F2 का कितना होगा, F2 का F1 Q3 और Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर। Q1 के कारण Q3 पर, Q2 के कारण Q3 पर लगने वाला बल जो फोर्स है वो कितना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्स लगेगा उस पर, जो उसमें फोर्स लगेगा हमेशा दोनों के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो F1 हम लोगों ने देख लिया कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 होगा, तो Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहां लिख रहे हैं F1 के कारण यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2R है ना, 2R स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, ठीक, 2R स्क्वायर, और यहां पर R स्क्वायर लिखेंगे, तो यहां पर 2R स्क्वायर हो जाएगा, 2R स्क्वायर, यहां पर Q1 Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर, अब इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अच्छा, अब इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को, अब इसमें क्या होगा कि जो Q1 है, Q1 Q3 अपॉन 2R स्क्वायर है तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4R स्क्वायर प्लस Q1 Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4R स्क्वायर, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है, फिलहाल हटा देते हैं। आप लोग इसको अगर देखना होगा वीडियो पीछे करके आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 4R स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो हमारा कितना आएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर 4 Q1 Q3 प्लस R स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 1 होगा ना, Q1 Q2 यहाँ पर होगा 4 Q2 Q3 इक्वल टू 0, तो Q1 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा प्लस
4Q2 Q3 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर जो ये 4R² इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो Q1 Q3 हो जाएगा इक्वल टू 4Q2 Q3 माइनस में होगा। अच्छा, तो Q3 से Q3 कट जाएगा, तो Q1 इक्वल टू माइनस 4Q2। इतना हमारा आंसर है। ठीक।